लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएचएम में फेज निकालना सीखा था और फेज हमने ये सीखा कि फेज पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और हम किस पोजीशन से एसएचएम देखना स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका फेज जो होगा उसकी वैल्यू हम निकालते थे। ठीक है। मोस्टली हम लोग एसएचएम जब भी बात करते हैं तो हम लोग एसएचएम को मान के चलते हैं कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और अगर वो एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हमने जो फेज इनिशियल फेज फाई था उसकी वैल्यू 0 निकाली थी और हम एसएचएम की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी यूज करते थे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जैसे कोई भी एसएचएम अगर हो रहा है, ये हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ये फर्स्ट पार्ट था, आने वाला सेकंड पार्ट था, फिर इधर वाला पार्ट थर्ड था और इधर वाला पार्ट फोर्थ था। ठीक है। और अगर हम मीन पोजीशन से मोशन देखना स्टार्ट कर रहे हैं और पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो यहां से हम जो इक्वेशन यूज करते थे वो होती थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। अगर आप कहीं यहां से मोशन देखना स्टार्ट करेंगे तो ये एसएचएम की इक्वेशन हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई इस बात पर डिपेंड करता था कि ये पोजीशन यहां से कितनी दूरी पर है और उस दूरी के अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होती थी वहां से हम लोग उसका फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि पार्टिकल was at distance of x1, x2 and x3 from mean position at the end of successive seconds, then find the time period of oscillation। ठीक है। तो एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है और अपनी मीन पोजीशन से कभी वो x1 की दूरी पे था, कभी x2 की दूरी पे था और कभी x3 की दूरी पे था एट द एंड ऑफ कंसेक्यूटिव सेकेंड्स, मतलब एक एक सेकंड के इंटरवल में, और उसका हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। मान लो हमको ये दिया है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो a के बराबर। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हम जो एसएचएम की इक्वेशन है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि वो स्टार्टिंग में कहां पे था, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो यहां पर था और ये एसएचएम की जनरल इक्वेशन है। तो एट द एंड ऑफ कंसेक्यूटिव सेकेंड्स, मतलब हमने t इज इक्वल टू 0 में देखा, फिर t इज इक्वल टू 1 में देखा और फिर t इज इक्वल टू 2 में देखा। तो जब हमने t इज इक्वल टू 0 में देखा तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x1 की दूरी पे था। जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में देखा तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x2 हो गया और फिर एक और सेकंड जब बीत जाता है, मतलब 2 सेकंड हो जाते हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x3 हो गया। ये हमको दिया हुआ है। तो अगर हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 में अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू a साइन फाई, क्योंकि टाइम 0 है। फिर x2 इज इक्वल टू a साइन, टाइम की वैल्यू 1 है तो ओमेगा प्लस फाई, और फिर x3 इज इक्वल टू a साइन 2 ओमेगा प्लस फाई, क्योंकि टाइम अब 2 सेकंड जब रखेंगे तो ये x3 हो जाएगा। हमें इन तीनों की वैल्यूज का यूज करना है और टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकल जाएगा अगर ओमेगा पता चल जाए, और ओमेगा के पता करने से हम टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा लिख सकते हैं। अब हम कैसे ओमेगा पता करेंगे? तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये पढ़ते हैं कि जब हम साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी लिखते हैं तो ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ
ए माइनस बी बाय 2। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जोड़ते हैं और हम ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो ए तो कॉमन आ जाएगा और ए के कॉमन आने के बाद यहां पर है साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी को हम लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 मतलब ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 5 बाई 2 एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। तो चाहे इससे इसको माइनस करो इससे इसको माइनस करो तो हम नीचे वाले से इसको माइनस करेंगे तो 2 ओमेगा प्लस 5 माइनस 5 बाई 2। ठीक है, तो ये x1 प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 था तो 2 भी लिखना होगा तो 2a बाहर आ गया, 5 प्लस 5 2 5 एंड 2 5 प्लस 2 ओमेगा बाई 2 करेंगे तो बचेगा साइन ऑफ ओमेगा प्लस 5 और ये बचेगा कॉस ऑफ ओमेगा खाली। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया तो हमको ये मिला और यहां पर अगर हम a साइन ओमेगा प्लस 5 ये अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू x2 के बराबर है, मतलब यहाँ पे जो a साइन ओमेगा प्लस 5 लिखा हुआ है ये वैल्यू हम x2 के इक्वल कर सकते हैं और x2 के इक्वल अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x2 cos ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ x1 प्लस x3 बाई 2x2 और टाइम पीरियड को लिखेंगे 2 पाई ओवर ओमेगा तो हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई यही वैल्यू जो आई है ओमेगा की 2 पाई डिवाइडेड बाई cos इनवर्स ऑफ x1 प्लस x3 बाई 2x2। ठीक है, इस तरीके से एसएचएम का टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि एक स्प्रिंग और मास का एक सिस्टम है और इसमें ये मास m का है, स्प्रिंग कांस्टेंट k का है, यहां पर एक वॉल है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस सिस्टम में इस मास को हमने लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाते हैं और वहां से रिलीज करते हैं और जो दूरी ले जाते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में इस दूरी को हम a कहते हैं और ये जो वॉल है ये यहां से a बाई 2 की दूरी पर है। ठीक है, तो हम इसको a की दूरी ले जाते हैं और रिलीज करते हैं, वॉल a बाई 2 की दूरी पर है। आपसे पूछता है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ कोलिजन विथ वॉल इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, वो जितनी स्पीड से वॉल से टकराएगा उतने से ही रिबाउंड करेगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहली बात आप ये समझें कि हमने जब स्प्रिंग को कंप्रेस करके यहां से रिलीज किया है जो कि a की दूरी है, तो अगर ये वॉल नहीं होती तो ये इसकी मीन पोजीशन है जहां पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। तो अगर वॉल नहीं होती a इधर जाता फिर a इधर आता और इस तरीके से ये ऑसिलेट करता रहता। ठीक है, लेकिन वॉल होने के कारण ये इस तरफ वाला जो पार्ट है ये तो पूरा ऑसिलेट करेगा, लेकिन इस तरफ वाला पार्ट सिर्फ ये इतनी ही दूरी तक ऑसिलेट कर पाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एसएचएम करेगा तो ये एसएचएम यहां से जाएगा इधर और अगर ये वॉल नहीं होती तो ये पूरा उतनी ही दूरी तक लेफ्ट में भी जा रहा होता। ठीक है, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये पूरा a की दूरी तक राइट में भी जाता और लेफ्ट में भी जाता और ये मोशन के 4 पार्ट से मोशन हो रहा होता। और अगर इसका टाइम पीरियड लिखना होता तो हम सीधे सीधे 2 पाई ओमेगा लिख देते, लेकिन क्योंकि यहां पर उसका वॉल के संग कोलिजन हो जाएगा तो ये वाला पार्ट वो कवर नहीं कर पाएगा।
जो भी मोशन होगा वो यहां से जाएगा, यहीं से टकरा के वापस आ जाएगा और इधर पूरा जाएगा, फिर टकराएगा वापस आ जाएगा, इधर पूरा जाएगा। तो इधर वाला मोशन एज इट इज है, बट राइट वाला मोशन पूरा नहीं कर पाएगा। हमको ये पता है कि जो भी मोशन होता है, ये अगर मीन पोजीशन है, तो ये मोशन हमने जब 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो हर एक पार्ट जो टाइम लेता था, ये t/4 का समय लेता था। चारों पार्ट इक्वल समय लेते थे, ठीक है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि इसी मोशन में अगर मीन पोजीशन से a/2 तक की दूरी ट्रेवल करनी है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास में टाइम निकाला था, ये समय लगता था t/12 का। तो मीन पोजीशन से पूरा a जाने में t/4 लगाता है, लेकिन मीन पोजीशन से a/2 जाने में ये t/12 लगाता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे a/2 की दूरी पर है, तो इधर जो समय वो लगाएगा इधर से इधर जाने में, ये टाइम t/12 का होगा, क्योंकि यहीं से टकरा के वापस आने वाला है, तो a/2 ही जाएगा। फिर ये समय भी t/12 का होगा, इधर का समय पूरा t/4 का होगा, क्योंकि पूरा जा रहा होगा t/4, और इधर का टाइम भी t/4 का होगा, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितना टाइम पीरियड है इस क्वेश्चन में, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा t/12 प्लस t/12 प्लस t/4 प्लस t/4। इतने समय में ये घूमकर वापस बार बार आ रहा होगा। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये बचेगा t/6 प्लस t/2, ठीक है। तो ये 3 4t/6 इज इक्वल टू 2t/3। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2π/ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है, हम लोगों ने जब ओमेगा डिफाइन किया था तो ओमेगा स्क्वायर k/m था, तो ओमेगा की वैल्यू √k/m के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, जिसमें ये पूरा नहीं जा पा रहा होगा, सिर्फ a/2 की दूरी जा पा रहा होगा। तो जो लास्ट क्लास में हमने टाइम निकाला था यहाँ से a/2 जाने का, ये टाइम t/12, ये टाइम t/12, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और इधर वाले t/4 वैसे ही रहेंगे। इससे कि आप टोटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। अगर हम एसएचएम की इक्वेशन लिखते हैं a sin ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं, बट मान लो sin ओमेगा टी लिखा, तो वेलोसिटी कैसे आएगी, इसको डिफरेंशिएट करके, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। और फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन में, और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। साइन ओमेगा टी यहाँ है, यहाँ कॉस ओमेगा टी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब ये साइन और ये साइन अगर देखा जाए तो इसके संग π/2 जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है इसके पास π/2 का एंगल एक्स्ट्रा है, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 का एंगल आगे चल रही है, ठीक है। ये माइनस है, तो ये माइनस साइन थीटा अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो हम माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो माइनस अगर हम हटाएंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, और इसका ये मतलब रहेगा कि ये ओमेगा टी प्लस π/2 है, ये ओमेगा टी प्लस पाई है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी से π/2 का एंगल आगे चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय π/2 रेडियंस, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन लीड्स द वेलोसिटी, acceleration leads the velocity by π/2 radians।
और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे है, यहां साइन ओमेगा टी है, यहां साइन ओमेगा टी प्लस पाई है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है ये लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय पाई रेडियंस। ठीक है, तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय 2 का एंगल आगे है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय 2 का एंगल आगे है और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई का एंगल आगे चलती है। और बात आती है कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर है तो ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है और ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एम्पलीट्यूड ए के बराबर, मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है ए ओमेगा के बराबर और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यूज होती। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होते हैं, लेकिन कहां होते हैं इसको भी थोड़ा समझते हैं। जब हम एसएचएम की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग से अटैच्ड कोई मास है, अगर ये एसएचएम करता है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर ये लौटते हुए वापस मीन पोजीशन पे आया, इधर जा रहा है और फिर ये इस तरफ पहुंचा, तो ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम दूरी जो जा सकता है वो ए के इक्वल है। ठीक है, जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां हुआ, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां पर और यहां पर, लेकिन जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो सेंटर पे होती है या मीन पोजीशन पे। तो जब भी वो मीन पोजीशन से पास करेगा तो उस समय वो मैक्सिमम वेलोसिटी से पास करता है और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो जब ऑसिलेशन होते हैं तो ऑसिलेशन के समय मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, फिर कम होते 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 0 हो जाती है, फिर लौटता है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर एक्सट्रीम पे 0। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा और यहां पर भी एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होते हैं और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी के साथ एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम करते हैं, इफ SHM starts from mean position, then find the time after which velocity is half of the maximum velocity। कितने समय के बाद उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो एसएचएम की इक्वेशन ये हो जाएगी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, हमको टाइम निकालना है, वो टाइम जिस टाइम के बाद वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। हमको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है और ये वेलोसिटी अगर मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा की आधी होनी है
तो ऐसा कितने टाइम के बाद होगा, तो टी निकालना है। तो ये बचेगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अब कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा π/3 रेडियन होगा, क्योंकि हम रेडियन में एंगल लेंगे। तो हम कहेंगे जो π/3 होगा, अगर ये ओमेगा टी हो जाएगा तो उतना ओमेगा टी π/3 होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है जो टाइम होगा ये π/3 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि टाइम पीरियड को अगर हम 2π/ओमेगा कहते हैं तो टाइम पीरियड बाई 2 को π/ओमेगा कह सकते हैं, और ये π/ओमेगा की जगह अगर हम t/2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड बाई 6। तो टाइम पीरियड का 1/6 पार्ट जब बीत जाएगा तो उस समय जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए दो एसएचएम्स हैं, वो एक साथ एक ही पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, पर उनके टाइम पीरियड्स अलग अलग हैं। तो टाइम पीरियड्स अलग होने से, अगर ये दो एसएचएम है, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों ऐसे ऑसिलेट करेंगे, बट टाइम पीरियड अलग होने से जिसका टाइम पीरियड कम है वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर लेगा, और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है वो धीरे ऑसिलेट करेगा। तो दोनों स्टार्ट करेंगे एक साथ, लेकिन ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है और ये धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये दोनों की पोजीशंस अलग हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में दोनों की पोजीशन एग्जैक्टली सेम थी मीन पोजीशन पे, बट जैसे ही टाइम बीतेगा तो दोनों की पोजीशंस अलग हो जाएंगी। कुछ समय के बाद अगेन ऐसा हो सकता है कि ये दोनों की पोजीशन फिर से एक साथ एक ही तरफ जाने की हो जाए। तो अगर हमसे ये टाइम पूछता है कि कितने टाइम के बाद ये एसएचएम में ये दोनों पार्टिकल का फेज वापस इक्वल हो जाए, फेज इक्वल होने का मतलब पोजीशन वापस सेम हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन पे पहुंच जाए, तो वो हमें कैसे निकालना है। तो टाइम आफ्टर which two SHMs which have the same phase initially will have the same phase। ठीक है, तो दो एसएचएम है जिनका इनिशियली दोनों का सेम फेज या सेम पोजीशन थी, लेकिन टाइम पीरियड्स अलग होने के कारण दोनों की पोजीशंस अलग अलग हो जाएंगी, और एक समय के बाद दोनों की पोजीशन या दोनों के फेज इक्वल हो जाएंगे। तो जो दो एसएचएम्स हैं उसमें T1 जो है वो टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट एसएचएम है, और जो T2 है ये टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड एसएचएम है। ठीक है, तो वो टाइम जिसके बाद ये दोनों के फेज वापस इक्वल हो जाएंगे, उसको निकालने के लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला T1 T2 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ T1 माइनस T2। इतने समय के बाद दोनों के फेज फिर से इक्वल हो जाएंगे पहली बार। ठीक है, जैसे अगर हम क्वेश्चन करते, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। दो टाइम पीरियड T1 T2 हैं और इतने समय के बाद दोनों के फेज वापस इक्वल हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम प्रॉब्लम करते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर, तो क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया है, टू SHMs ऑफ टाइम पीरियड T1 is equal to 2 second and T2 is equal to 7 second are initially in same phase. Find the time after which they have the same phase again। ठीक है, तो आप अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, T इज इक्वल टू T1 T2 बाई मॉडुलस ऑफ T1 माइनस T2। ठीक है, आपको टाइम पीरियड पता है 2 and 7 सेकेंड, तो हो जाएगा 2 into 7 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 7, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये 14 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2.8 सेकेंड। इतने समय के बाद इन दोनों के फेज वापस से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, ये फॉर्मूला है जो अब याद रखोगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन होती है ये A sin ओमेगा टी
प्लस फाइव इस फॉर्म की होती है, मतलब साइन होना चाहिए या कॉस होना चाहिए, साइन या कॉस में कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर भी आ जाए तब भी वो एसएचएम की इक्वेशन कही जा सकती है। रीजन ये है क्योंकि हमें ये पता है कि जो कॉस 2 थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 प्लस साइन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। एसएचएम की इक्वेशन हम तब कहते हैं जब साइन या कॉस की पावर 1 हो। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर भी दिया है तो उसको कॉस की पावर 1 में, और साइन स्क्वायर भी दिया है तो उसको कॉस की पावर 1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी एसएचएम की इक्वेशन कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा है कि x इज इक्वल टू 20 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड दी एम्पली साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं लिखता हूं 2 पाई टी, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पे ये साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर को आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे cos 2 थीटा में, और अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस, ये थीटा है लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करते तो 2 थीटा आ जाता है, तो ये cos 4 पाई टी डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 10 cos 4 पाई टी, ये बन गया। अब आप इस वाले टर्म को भूल जाओ और खाली इसको अगर कम देखते हैं तो क्या ये एसएचएम की इक्वेशन हो गई, a cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी हो या a cos ओमेगा टी हो, सब एसएचएम की इक्वेशन है। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका 10 के बराबर है, और इसको ओमेगा कितना है, टाइम के संग जो भी लगा है ओमेगा है, तो ओमेगा हो जाएगा 4 पाई, इसका मतलब टाइम पीरियड अगर निकालते हैं तो 2 पाई बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4 पाई, इसका मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा हाफ सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे देखने में ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं लग रही है, बट अगर साइन स्क्वायर का टर्म आता है तो हम उसको भी कन्वर्ट करके कॉस में कन्वर्ट करके वो स्क्वायर वाला टर्म जो था, इस स्क्वायर वाले टर्म को हटा सकते हैं और वो एसएचएम की इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब अगर कभी भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर लिखा होगा उसको भी हम एसएचएम की इक्वेशन कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर साइन क्यूब या कॉस क्यूब होगा तो एसएचएम नहीं बनेगा। तो एसएचएम कब कब बन सकता है, जब सिर्फ या तो लिखा हो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या सिर्फ लिखा हो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, या लिखा हो x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये सब एसएचएम है। लेकिन ए क्यूब ओमेगा टी, ए साइन क्यूब ओमेगा टी या ए कॉस क्यूब ओमेगा टी होगा तो हम उसको एसएचएम नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द magnitude of average acceleration of SHM starting from mean position in half time period, ठीक है। आधे टाइम पीरियड में कोई एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका आपको बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू याद करें तो ये होता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो जब एसएचएम होता है और हमको लिखा है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी से इस तरफ जाता है। आधे टाइम पीरियड के बाद वो यहां पहुंच जाता है और उसी वी मैक्स की स्पीड से चलता है बट लेफ्ट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको निकालना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है इसका मैग्नीट्यूड, तो आप ये कहोगे कि वेलोसिटी में तो चेंज हुआ है ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी राइट की तरफ है। तो लेफ्ट की तरफ अगर हम उसको नेगेटिव लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है इसलिए इसको मैं माइनस वी मैक्स लूंगा, और इनिशियल वेलोसिटी राइट की तरफ है तो वो प्लस वी मैक्स होगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल को पॉजिटिव लिखा, और फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये आएगा माइनस टू वी मैक्स। लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्स। ठीक है, इतने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आया है। वेलोसिटी का तो चेंज आया उसका ये मैग्नीट्यूड है। अब हमें पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड आया है वो कितने समय में आया है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है 2 टाइम्स ऑफ वी मैक्स, और उसको चेंज होने में कितना समय लगा है, इसको चेंज होने में आधा टाइम पीरियड आपको लिखा है, हाफ टाइम पीरियड का आधा t/2 होता है। तो ये हो जाएगा 4 वी मैक्स बाई टी। अब वी मैक्स कितना है आपको पता है, ओमेगा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2a ओमेगा स्क्वायर बाई पाई। ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा एसएचएम का आधे टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा आज हम लोगों ने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनके बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे कि एसएचएम जब होता है तो पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और अगर स्प्रिंग से जुड़ा है या कैसे भी जुड़ा है तो स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो एसएचएम के पास जो एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जी, इन एनर्जीज का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।